धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल विशेष चर्चा कर रहे हैं पहलगाम को लेकर, जिसके बाद हालात बन रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन 10-11 दिन बीत चुके हैं, कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या है वो सवाल, उनसे भी कराएंगे आपको रूबरू, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आप बिहार के दौरे पर हैं, कुछ लोगों से मिल भी रहे होंगे। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं, क्योंकि जातीय जनगणना का ऐलान केंद्र सरकार ने कर दिया है और ये फार्मूला जो है नीतीश कुमार का हुआ करता था। वैसे तो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो राहुल गांधी की हो रही है, क्योंकि वो इसको लगातार पिछले कई सालों से मुद्दा बनाए हुए थे। बिहार में क्या बात हो रही है? जहां तक विपक्ष की बात है, वह कहेंगे कि उनके दबाव के कारण कहीं ना कहीं से भाजपा पीछे हटी है, चूंकि जातीय जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन का मुख्य मुद्दा आता है, उसको भाजपा या आरएसएस खत्म करना चाहते हैं। शुरू से उनका यह आधार रहा है। बड़े बड़े नौकरियों पदों में कहें, जैसे यूपीएससी से आईएएस आईपीएस करते, तो वहां भी टॉप लेवल के जो हैं वो डायरेक्ट यानी हॉरिजॉन्टल एंट्री शुरू हो गया है, बिना किसी एग्जामिनेशन के, कंपटीशन के। वो चीज़ें तो हो ही रही है। और वैसे भी जो नौकरी वो खत्म हो रही है, हमें पता है कि 1.5 लाख नौकरियां ऐसे भी सेना में खत्म हो गया है जो है। रास्ते में भी मुझे कुछ ऐसे लोग मिले थे जो बड़ी मतलब कहते हैं कि याद कर रहे थे पहले से कि मौका मिलता तो अभी हम लड़ेंगे। जो टैक्सी ड्राइवर बिहार की बात आपने कही, जिनके साथ है, अभी भी मौका मिले तो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लड़ेंगे। तो मैंने क्यों नहीं, यदि उम्र बचती है, खुद नहीं बचती, तो अपने दोस्तों, भाइयों, बच्चों को भेजो कि वह अग्निपथ स्कीम में जाकर अग्निवीर बने। तो उस पर उन्होंने कहा कि सर जो भी हो, मैं भी भाजपा का समर्थक हूं, लेकिन यह बहुत घटिया काम किया है। तो खैर जो भी हो, जहां तक यहाँ की बात है, बिहार की बात है, पक्ष वाले यानी नीतीश कुमार, आरजेडी आरजेडी नहीं, जेडीयू और बीजेपी ये कहेंगे कि देखो भाई, हम चुनाव करवा रहे हैं और इसका भी कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो, जाति के आधार पे जनगणना हो। हालांकि एक और बहुत हल्का सा एक पॉइंट उठा है कि जिसे कोई जाति नहीं है। जब धर्म के आधार पर जनगणना होती है तो नास्तिकों का होता है, भले ही 1% हो, जिसकी कोई जाति नहीं, जाति इंकार करते हो, वो कहां जाएंगे? बिल्कुल। तो खैर, अब यहाँ एक सवाल मैं आपके सामने और उठाना चाहता हूँ, क्योंकि कल हमने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देखा कि कैसे पहले दिन में राफेल और तमाम विमान लैंड कराए गए, फिर बाद में नाइट लैंडिंग भी कराई गई। पूरा एक शो उसको बनाया गया और दिखाया गया कि बस यहीं से हुंकार भरी जा रही है। आप उस पूरे शो को कैसे देखते हैं? देखिए, मिलिट्री का शुरुआती दौर में इन्होंने जब शुरू किया कि उसका जनता के सामने प्रदर्शन करना है और भाजपा या आरएसएस के समकक्ष दिखाना है कि भाजपा आरएसएस उसके बराबर है, तो शुरू में यह भी दिखा कि भाई एनवायरमेंट डे है या कुछ खास हो रहा है या स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो उसमें सैनिकों को, जवानों को भेजा तो करे तो क्या करें। तो इनके हाथ में याद होगा झाड़ू थमाया गया था, ये लोग सड़क के किनारे कर रहे थे। वो जवान जो कि सैनिक है, जो कि लड़ते हैं, राइफल से लेकर मशीन गन से लेकर टैंक वगैरह का भी इस्तेमाल करना जानते हैं, उनको झाड़ू थमाया गया। झाड़ू पकड़ना कोई बुरी बात नहीं, सफाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस भाजपा के कार्यक्रम में लाना, मीडिया में जब बहुत हंगामा हुआ तो हटा दिया गया। अब उसको दूसरे रूप में दिखाते हैं। यहाँ पे भी मिलिट्री का जो हो रहा है भगवाकरण कहें, टॉप लेवल पे स्पेशली, लोअर लेवल पे ज्यादा नहीं है, वहां पे भी जातीय आधार पे लेकर लड़ाइयाँ हुई है। जो उनका एक रेजिमेंटेशन था उसको तोड़ा जा रहा है और ऊपर के लेवल पे उन्हीं लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है जो भाजपा की सरकार के पीछे पीछे भाग दौड़ रहे हैं। तो उस हालत में यहाँ पे राफेल या जो भी कुछ है उसको दिखाना और शो करना एक भोंडा राजनीति है। और मैं इतना ही एक लाइन इसमें जोड़ना चाहूंगा अंत में कि कोई भी प्रोफेशनल आर्मी, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो भी हो, वह कभी भी उसका यदि राजनीतिकरण होता है तो प्रोफेशनल नहीं रह जाएगा, बल्कि उसके हारने की संभावना ज्यादा होगी, उसका मोरल डाउन जाएगा, उसका ट्रेनिंग कमजोरी होगा और बाकी अन्य तरह की उसमें दुर्गुण आने शुरू हो जाएंगे। जी।
चलिए, वैसे मोरल डाउन तो विपक्ष के सवाल उठाने पर ही होता है, वैसे नहीं होता आज के दौर में। अगली खबर है, नेपाल की एक और लड़की की मौत हो गई है उड़ीसा में, और वहीं हुई है जहां पर पहली लड़की की मौत हुई है। ये नेपाल की लड़कियां क्यों मारी जा रही हैं सर? यह भी बड़ा दुखद विषय है भारत के लिए। वैसे भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह लगातार संपर्क में है उड़ीसा सरकार से। वो संपर्क में रह के क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन लड़की का माँ का कहना है, पिताजी का कहना है कि उन्होंने पिछले शाम में ही लड़की से बात की थी, सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ भी नहीं लगता था कि दुखी हो। और यह दूसरी घटना है 3 महीने के अंदर में। और इस तरह की आत्महत्या, पुलिस ने कह दिया, शुरुआती दौर ही पाला है कि लगता है कि आत्महत्या की है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहां पर। आखिर क्यों इस दूसरी लड़की ने, नेपाल के लड़की ने आत्महत्या की उस कलिंगा NIIT में, यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, वहां पर ऐसा क्यों इस तरह की घटनाएं घटी हैं? और मुझे निश्चित है कि इसका भी पर्दाफाश नहीं हो पाएगा, भले ही नेपाल सरकार भी इस बीच में है। लेकिन पिछली बार आपको याद होगा कि नेपाल के सड़कों पर जनता आई थी। इस बार देखते हैं क्या होता है। जी चलिए, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, चुनाव की राजनीति की बात करते हैं। कनाडा में चुनाव हुआ और ऐसा लगा कि ट्रंप के मुद्दे पर चुनाव होने की वजह से वो लेबर पार्टी वापस आ गई जो 2015 से वहां सत्ता में बनी हुई थी। अब ऑस्ट्रेलिया में चुनाव है, तो क्या वहां पर भी एंथोनी अल्बनीज वापस आने वाले हैं या कुछ और होगा? क्योंकि वहां पर भी कहा जा रहा है कि ट्रंप मुद्दा बन रहे हैं। ट्रंप मुद्दा है ऑस्ट्रेलिया में, उतने तगड़ा नहीं है जैसे कि कनाडा में। कनाडा से सीधे के सीधे खुलेआम रूप से जो सामने है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने चुप्पी साध ली इस ट्रेड या टैरिफ वॉर पे। और कुछ हद तक जहां तक कोशिश है अपना किया है, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह, क्योंकि दुनिया में और जगह कहाँ भेज सकते हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कहें तो जो अमेरिकी कार बनते हैं, स्पेशली जो आजकल के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं, वह वो कुछ चीन में बनते हैं, कनाडा में बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कई सारे पार्ट पुर्जा बनते हैं, और वहां पे लगाने का बड़ा मुश्किल हो गया है। और इसके आधार पे जो दूसरे अपोजिशन पार्टी है, लिबरल पार्टी, इनका अपना पार्टी जो अल्बानीज कहा, इनका है लेबर पार्टी, ये लिबरल पार्टी, कोई खास अंतर नहीं है, बाय एंड लार्ज एक ही चीज है। जैसे इंग्लैंड के लेबर पार्टी है, उससे थोड़ा सा बेहतर कह सकते हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो होता है ना कि आप जाते हैं लिपस्टिक खरीदने, महिलाएं, तो रेड में भी मैं समझता हूं कि 1 दर्जन शेड होता है। ये गहरा लाल है, हल्का लाल है, या गुलाबी लाल है, पता नहीं क्या क्या होता है, वो मेरे बस की बात की चीज है। वैसे इस तरह की चीजें मुख्यतः ही है। हो सकता है कि लिबरल पार्टी इनको कड़ी टक्कर दे, लेकिन जहां तक जनता की बात है, जहां तक अमेरिका की जो भूख हाल फिलहाल में खुलेआम सामने आई है, जो अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, इनको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या चीनी पूंजी की दाल कुछ हद तक गलेगी वहां पे, सवाल यह होगा। जी बड़ी बात है। सिंगापुर में भी चुनाव हो रहा है, तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के चुनावी नतीजे क्या कहलाते हैं। अब रुख कर लेते हैं जर्मनी का। यहाँ पहले लीपेन को जो है सजा सुनाई गई, और अब लीपेन की पार्टी को चरमपंथी उग्रवादी पार्टी घोषित कर दिया गया है। अमेरिका बड़ा भड़क रहा है सर। ऑल्टरनेटिव पार्टी फॉर जर्मनी इन्होंने बनाया, चुनाव लड़ा, हालांकि अभी डायरेक्टली इन पर बैन नहीं किया गया। वहां का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि यह जो है, इनको हम लोग अपने निगाह में रख रहे हैं, कारण कि यह लोग आतंकी आतंकी कर दिया, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट है। उस तरह से नहीं है कि हम इनको बैंड कर दे, लेकिन क्या डिफरेंस है नहीं, ये बात अलग है। और इससे अमेरिकी प्रशासन जो है, खासकर ये आपके जितने भी इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट JD वांस हैं, वह भी, और एलन मस्क तो ही हैं, इन लोगों का बड़ा ही उम्मीद था कि ये आगे बढ़ेंगे। खुलेआम इन्होंने पिछले चुनाव में कहा था, जर्मन के जनता से मांग की थी कि इस AFD को जिताया जाए, और आगे बढ़े थे ये लोग, ऐसा नहीं थे कि जीते थे। अब जर्मनी की सरकार पूछ रही कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति का यह भी व्यू है, उससे अंतर क्या पड़ता है? यदि मान लीजिए ट्रंप कुछ गोलमोल करते नहीं जवाब देते, तो इस अंतर क्या पड़ता है। और नंबर 2, जर्मनी में यदि आप एक्सट्रीम दक्षिणपंथी और सेंट्रिस्ट में अंतर पैदा करने की कोशिश करके दिखाते हैं, जो कि पूंजीपति वर्ग करता है, दिखाता है जनता को दिखाने के लिए कि नहीं हम एक्सट्रीम राइटिस्ट नहीं, यदि उसके तरफ ज्यादा झुकाव नहीं है, तो ज्यादा झुकाव आएगा भारत में तो RSS के साथ चले जाते हैं। कम झुकाव है तो दिखाएगा कि नहीं ऐसा बात नहीं भैया, इसको हटाओ,
ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी क्या चीज को हटाओ, हम जो है सो अभी शोल्ज या दूसरे जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या लेबर पार्टी उनके साथ जाएंगे। तो यह सब एक तमाशा है दोनों तरफ से और कुछ नहीं है। जनता को भ्रमित किया जा रहा, खासकर तब जबकि जर्मनी की आर्थिक स्थिति जो है वह नेगेटिव में जा रहा है, यानी वहां इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी आ चुका है। जी। कियर स्टारमर के आने के बाद से जिस तरीके से दिख रहा था कि ब्रिटेन में कि उग्रवाद पैदा हो रहा है जनता के अंदर, अब वो वहां के चुनावी नतीजों में भी परिलक्षित हो रहा है सर। तो लेबर पार्टी को एक बड़ा झटका माने जो नतीजा है। लेबर पार्टी से लोग उठ चुके हैं और लेबर पार्टी को छोड़ के वापस वो लोग कंजर्वेटिव यानी टोरीज में नहीं जाना चाहते। और वहां के जो नाइजेल हैं, उन्होंने जो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं, रिफॉर्म यूके पार्टी, इतना जरूर ध्यान रखें कि जहां भी रिफॉर्म की बात होती है वो जनता के खिलाफ होता है। चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, जुडिशियरी रिफॉर्म हो, वह जो सत्ताधारी वर्ग है उसके पक्ष में जाता है। और इनको वहां के मेयर का जो इलेक्शन हुआ उसमें 2 सीट मिले हैं, जो अभी तक कुछ नहीं मिलता है। और यह आगे बढ़ रहा है, यह दिखा रहा है कि जनता बेतहाशा होकर अभी की जो सेंट्रिस्ट या दक्षिण पंथी पार्टियां उनको छोड़ के एक्सट्रीम दक्षिण में जा रही है, इस उम्मीद में कि हमारा देश महान बनेगा, जो पहले का था वो चीज आएगा। इसके बावजूद, इसके बजाय कि आगे बढ़े, और उसका कारण यह है कि वहां की उनकी जो भी उनकी एक्चुअल पार्टी जो है, रिवोल्यूशनरी पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी है, वह चूक रहे हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मई दिवस के अवसर पर जो मजदूर यह भी नहीं सोच पा रहा है, मैं मजदूरों को गाली नहीं देता, लेकिन फिर भी इतना कहना चाहूंगा कि साल में एक दिन भी नहीं निकाल पाता है बेचारा, जो भी कारण रहा हो, राजनीतिक आर्थिक, कि मई दिवस में जो उसका त्योहार है, मजदूरों का त्योहार है। और खासकर भारत में देख लीजिए कि अदानी कहते हैं कि मजदूर दिवस में उनको मैं सलामी देता हूं क्योंकि उनके कारण मेरा मतलब संपत्ति और देश का विकास हो रहा है। जबकि मजदूर गरीब हो रहे हैं और नहीं निकाल पाते हो, तब तुम कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के हित में काम नहीं कर रहे हो, बल्कि उसका जो विरोधी वर्ग है, उसका दुश्मन वर्ग है, उसके साथ तुम शामिल हो रहे हो। जी। पर मुझे लगता है सर यहाँ पे बहस की जरूरत है। मजदूर सिर्फ ईंटा ढोने वाले को, गारा उठाने वाले को माना जा रहा है। इसके अलावा कोई कंप्यूटर में बैठ के कहीं काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में कोई डब्बा पैक कर रहा है, या किसी कंपनी में बैठ के कोई सिलाई का काम कर रहा है, या कुछ और लोहा पीट रहा है, बना रहा है, वो अपने आप को मजदूर कहाँ मान रहा है? यह बहुत बढ़िया सवाल है और इसका कारण है कि हम लोग की फेलियर है। मजदूर जब हम कहते हैं या सर्वहारा कहते हैं, सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा मतलब यानी कि सब कुछ हार गया। अंग्रेजी में या फ्रेंच में प्रोलेटारियन कहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि उसके पास उत्पादन के साधन नहीं है, उसका अपना फैक्ट्री नहीं है, उसका अपना गोडाउन नहीं है, जमीन है तो एक आध एकड़ है, मतलब हादसे पे है, 50 एकड़ से ऊपर वाला, ताकि दूसरों को अपने यहाँ एम्प्लॉय करके उसके श्रम शक्ति का दोहन करता है। वह नहीं है, बल्कि एक साधारण सा वह है जो कि अपना श्रम शक्ति बेचता, वह मजदूर है। ऐसे हालत में कुछ जरूर ऐसे मजदूर हैं, जैसा आपने उदाहरण दिया कि स्पेशली एचआर वाले, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज वाले जो है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल एआई वगैरह में काम कर रहे हैं, पायलट वगैरह, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, जिनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, अपने आप को मजदूर नहीं मानते, मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि नहीं है, उनकी संख्या 5% से अधिक नहीं है। वैसे भी भारत के जो पुराने आंकड़े हैं, 3-4 साल पुराना, उसमें कहता है कि 60% जनता पिछले 5 वर्षों में उनके खरीदने की क्षमता घटी है। उसके ऊपर 20% यथावत है, और उसके ऊपर 20%, जिसमें 1-2% जो पूंजीपति उनको छोड़ दीजिए, उनके धन में बढ़ावत हुई है, बढ़ा है। तो वह उनकी समस्या की बात होती जो आप कर रहे हैं। इसलिए मजदूर वर्ग, यहां तक कि छोटे छोटे व्यापारी है जो 4-5 लोगों को अपने यहाँ दुकान में या फैक्ट्री में, जैसे पानी बनाने का बॉटल बनाते हैं, वो पैकिंग करके करते हैं, 5, 6 या 10 को अपने घरों में ही करते हैं, क्योंकि आग लगता है तो पता चलता है। ये लोग मालिक नहीं है उस तरह का जैसा करते, इन्हें हमारे साथ आना चाहिए। और इसका, क्योंकि वह दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे अपनी ढहते हुई स्थिति को रोके, वह रुक नहीं पाता है, और उसमें कमजोरी हमारी है कि हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। गलती हमेशा अपनी ही देखनी चाहिए कि हम अपने विचार, अपनी सोच उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और उनके अंदर वो राजनीतिक चेतना नहीं जगा पा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं जो पहलगाम से जुड़ी हुई है। चाइना जो है वो पाकिस्तान को टैंक भेज रहा है। अमेरिका जो कल तक कह रहा था कि भारत को फ्री हैंड देंगे, अब वो समझौते का दबाव बना रहा है, जिसको हमारे यहाँ का मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पर तस्वीर जिस तरीके से बदल रही है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे संभावनाएं तो कम हो रही हैं कि कोई जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को।
जी हाँ, यह बदलता हुआ राजनीतिक परिस्थिति वह तो सबको नजर आ रहा है। यहाँ तक इंग्लैंड भी आ गया है, और बीच बिछाव करने के लिए कौन आ रहे हैं, तो वो ईरान आ रहा है, सऊदी अरबिया आ रहा है, और चीन तो खुलेआम रूप से पाकिस्तान के साथ पहले था ही था, अब और सामने खुल के आ गया है। आर्म्स ऑम्निशन देने की बात है, ट्रेनिंग देने की बात है। हो सकता है लड़ाई लड़े तो चीन, जहां तक मुझे लगता है लड़ाई में सामने ना आएगा, लेकिन पूरी तरह से हर तरह से इंटेलिजेंस देना, आर्म्स ऑम्निशन देना, अपने बॉर्डर पे तनाव पैदा करना, जो भी हमारा हम्म। 3,000 किलोमीटर लंबा उससे ज्यादा है चीन के साथ, वहां पे अपने सैन्य वो अड्डे बढ़ाना और उनकी स्थिति मजबूत करना है। लेकिन यह सबसे बड़ी कमजोरी हमारी तरफ आ गई कि हम खूब हल्ला किया, मीडिया हम्म। के माध्यम से किया, और यह दुनिया को दिखाने किया कि 48 घंटे में, 24 घंटे में आक्रमण होने वाला है। और जी। मतलब यही कहने से चूक गए कि हमने इस्लामाबाद को नेस्तानाबूद कर दिया। कह सकते थे, मीडिया वाले जिस तरह से मुंह फाड़ के चिल्ला रहे हैं, तो लगा कि आक्रामक हम है, ना कि पाकिस्तान है, जो कि बार बार कह रहा है कि हम इसके लिए तैयार हैं कि उसकी हम लोग खोजबीन करें, इंक्वायरी की जाए, दोनों के साथ मिलकर, तीसरा चीज उसके साथ मिलकर। अब हम्म। स्थिति ये हो गया, जब कांग्रेस की सरकार थी आज से 15 वर्ष पहले, तो किसी भी तीसरे इंटरमीडिएरीज को लाने से मना करती थी कि नहीं मानते। अमेरिका हम्म। तक को भी इनकार करते थे कि भारत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अब सारा का सारा मतलब पाकिस्तान के इस मुद्दे पे चीन, अमेरिका, ईरान, सऊदी अरबिया सब आ रहे हैं कि हम तुम्हारे बीच समझौता कराएंगे, यूएनओ तो कर आ ही रहा है। इसलिए हम अपनी इस मामले में धरती खो चुके हैं। जी। अमेरिका ने जो पैंतरेबाजी दिखाई, ट्रम्प पहले कहते हैं कि भाई मैं दोनों को जानता हूं लेकिन मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा। अब उनका विदेश मंत्री पहले यहाँ के पीएम को फोन करता, यहाँ के विदेश मंत्री को फोन करता है, फिर वहां के पीएम से बात करता है और समझौते की बात करता है। ये अमेरिका ने अपना जो रुख बदला, क्या चाइना की वजह से बदला, क्योंकि चाइना अमेरिका पाकिस्तान के साथ अड़के खड़ा हो गया? चाइना की वजह से उतना चीज नहीं, लेकिन पाकिस्तान का जरूर है, चूंकि पाकिस्तान की विदेश नीति में अब अमेरिका प्रमुख बन रहा है, वैसे ही जैसे भारत है। और हम्म। नहीं चाहता है अमेरिका की जो उसकी नई चीजें बन रही है, उसका जो स्ट्रेटेजी है, दूरगामी लक्ष्य नजर आ रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप, यानी आप देखें तो पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश, और उधर उत्तर में देखें तो नेपाल तथा कथित माओवादी देश, माओवादी बिल्कुल नहीं है, पूंजीवाद की तरफ प्रो अमेरिका ही है, वहां हम्म। पे चाहता है कि चीन को घेरने में, जहां भारत पूरी इसकी मुट्ठी में, गिरफ्त में है, पाकिस्तान को भी ना चाहे। तो इस आधार पर, इसके बावजूद कि हम्म। अमेरिका की जो वॉर इंडस्ट्री, वो चाहे कि लड़ाई हो, लेकिन अभी उनकी मुट्ठी भरे हुए हैं। जो भी उनकी चाहत थी यूक्रेन में नहीं हो पाया, मिडिल ईस्ट में पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। फिर से नजर आ रहा है कि नेतान्याहू फिर से आक्रमण करने की पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं गाजा पट्टी पे। इसलिए संभवतः अमेरिका यहाँ पे पीछे हटा है। चाइना का इसमें रोल डायरेक्ट नहीं, चाइना का इनडायरेक्ट है पाकिस्तान के साथ जो मिल रहा है। जी। बिल्कुल आपने सही कहा है ये बात, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को खो दे, पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना की गोद में जाकर बैठ जाए। हमारी जाति वालों को हथियार दे दो, हम जाकर पाकिस्तान में घुस घुस कर मारेंगे। उत्तर प्रदेश से योगी सरकार में मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, जिसको पियर का चाचा लोग कहते हैं, वो ये बयानबाजी कर रहा है। तो क्या वो मोदी जी को चिढ़ा रहा है क्या? जो भी है, ये लोग काफी जोर लगा रहे हैं, आरएसएस वाले भी जोर लगा रहे हैं, उधर से पाकिस्तान से भी खुद। पाकिस्तान में मैंने एक फोटो देखा भाई देवे, टैंक पर जनरल साहब बैठ के खड़ा होकर और भाषण दे रहे हैं, और पहली बार मैंने जैसे देखा कि, जैसे आपको याद होगा कि कारगिल की जंग में दीपक चौरसिया नौटंकी किया करता था पत्रकारिता के यस नाम। यस, तो खैर ये तो जनरल है डायरेक्ट, तो इनका तो बनता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, उस फोटो में मैंने देखा कि टैंक पे 5 स्टार लगा रखा है, हाँ। यानी जैसे इनकी गाड़ी में स्टार होती, टैंक पे लगा दे। तो एक बंदे ने मजाक किया, हमारे फौजी भाई ने, कि इस जनरल को संदेह था कि इनकी जनता और अफसर ये ना सोचे कि ये बावर्ची आके भाषण दे रहे इसलिए 5 स्टार लगाती है। खैर वह तो मजाक की बात है, छोड़िए। और ये जो भारत के लोग कह रहे हैं, आरएसएस के लोग, कि हमें आदेश दे दो हम जाएंगे, तो जाओ भैया, तुम्हारी सरकार है, भारत माँ तुम्हें आवाज लगा रही है, तुम जाओ करो। लेकिन उसके पहले ये जो आतंकी थे, कैसे घुसे, कहां से घुसे, क्यों नहीं वहां सुरक्षा थी, क्या हमारी चूक हुई, इसका भी तो जरा तहकीकात करके हमें बताओ यार कि क्या हुआ। जी। सिंधु का अगर पानी बंद करने का कोई प्रयास किया गया तो उस डैम को हम हमला करके उड़ा देंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के ये बोल क्या कहलाते हैं? धमकी दे रहा है कि हम माने कि वाकई में गंभीर मामला है। मसला तो गंभीर है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत की तरफ से पानी बंद करने की बात जो कर रहे हैं, वो एक्ट ऑफ वॉर है, यानी वह लड़ाई, युद्ध जैसा चीज है। तो युद्ध जैसा चीज है, उन्हीं के विदेश मंत्री और बाकी लोगों ने कहा कि पिछले 30-35 वर्षों से
पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ाता रहा है, तो तुमने क्यों नहीं रोका? जरा उसका भी तुम आत्मलोचना करो, पूरे विश्व को बताओ क्या हो, अब क्या कर रहे हो रोकने के लिए, वह चीज बताओ, सारा कुछ करो। और पानी जहां तक रोकने की बात है, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम क्या यूएनओ में जाएंगे एंड वर्ल्ड बैंक में जाएंगे। तो तुम जाओ वहां का पहले रास्ता वो देख लो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे भारत ने केवल सस्पेंशन की बात कही है, अभी तक विड्रॉ करने की बात नहीं कहा। वह होता है तो देखो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, जिसके वह थर्ड उसका वह भी हस्ताक्षर करने वाला है, भारत पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक। तो सीधे के सीधे युद्ध करके उसको तुम उड़ा दोगे, और क्या तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, दोनों तरफ से बाढ़ आएंगी, क्या आएगी, क्या लड़ाइयां होंगी, नहीं कहना मुश्किल है। इसलिए अब बहुत हो गया, 1 दर्जन दिन से अधिक निकल चुका है, दोनों की जनता अब मतलब काफी जोश में आ गई कि भाई तुम हमारे बहुत अच्छे वो हो। हाँ, अरुंधति राय की एक बात मैं कहना चाहूंगा, एग्जैक्टली तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान की जनता के बीच का युद्ध नहीं है, ये युद्ध है ये दोनों देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की, इनके बड़े बड़े राजनेताओं की, इनकी मिलिट्री लीडर्स की, जो कि अपनी अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और हमारी जनता को सोचना चाहिए कि हम इनके युद्ध में क्यों शामिल हो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रॉ के पूर्व चीफ एएस दुलत बाकायदा इंटरव्यू देके बरतानवी मीडिया को कह रहे हैं कि इस पहलगाम के लिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। लेकिन सरकार ने आज एक बड़ा फैसला तो ले लिया सर, पाकिस्तान से हर तरीके का आयात निर्यात बंद। अब हमारे बंदरगाह पर पाकिस्तान का जहाज भी नहीं पहुंचेगा, और क्या चाहिए हमें। और कल अडानी को एक पोर्ट दे ही दिया केरल में सरकार ने। देखिए, मतलब कहीं कुछ और हुआ और फायदा किसी और को हुआ। जब भी युद्ध होता है, महामारी आती है, नेचुरल कैलामिटीज आते हैं बड़े बड़े, तो पूंजीपति वर्ग को घाटा नहीं होता है। पहलगाम में जो अटैक हुआ, वहां से जो वहां के लोकल कश्मीरी भाई थे बिना धर्म के, उन्होंने अपने घोड़े अपने होटल सब लोगों के लिए फ्री कर दिए, उनकी पूरी मदद की। इसकी चर्चा हमारी मीडिया नहीं कर रही, लेकिन इस बीच में जो एयरलाइंस वहां की जनता को लेकर भाग रही थी, उनका कीमत 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया गया। क्या यह भारत सरकार को नजर नहीं आया? क्या यह डीजीसीए को नजर नहीं आया? क्या भारत सरकार को नहीं करना चाहते कि हमारे मिलिट्री जो कार्गो प्लेन है वो जाकर उन बंदों को उठा के ले आए और वहां की राहत सामग्री दे? यह उनका धर्म नहीं बनता था? ये सब चीजें गायब हैं। तो ये दिखावा कुछ और है, करनी कुछ और है, पीछे में कुछ और हो रहा है। और हर चीज का कंट्रोल जो है वह भाजपा सरकार नहीं, उसके पीछे कुछ चंद पूंजीपति हैं वो कर रहे हैं, और उनके जो एडवाइजर हैं वो लोग कर रहे हैं। जी अब रुक करते हैं रूस और यूक्रेन जंग का। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है सर, और उस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए मुझे लग रहा है दुनिया में हो नहीं रही है। परसों खबर छपी जिसपे हमने बात भी करी थी कि यूक्रेन और अमेरिका में वो समझौता हो गया जिसका इंतजार किया जा रहा था। और आज खबर छप रही है कि ट्रंप ने कहा कि भैया मैं इस बातचीत से अलग हो रहा हूं, तुम्हारी जंग रुकेगी नहीं रुकेगी मुझे नहीं पता। यानी बंदे को जो चाहिए था मिल गया और वो झोला उठा के चल पड़ा। झोला उठा के चले ना चले, दो बातें तो निश्चित हुई। जेडी वांस ने भी कहा, यानी वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने, कि ये हमारे बस की चीज नहीं लगती, इसलिए हम टाइम बिंग इससे हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए अपनी ज्यादा बेइज्जती होने से, क्या कि अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं, 20 जनवरी के बाद से, और हो सकता और आगे बढ़ता जाए, युद्ध चलता रहे, रुक नहीं रहा है, इसलिए वह शांत हो गए हैं। नंबर 2, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं से पुतिन से बात करके कि भाई न्यूक्लियर वॉरफेयर अभी नहीं होने वाला है। नंबर 3, जो भी है उन्होंने सब टाल दिया है, नेटो और यूरोपियन यूनियन, तुम लोग देखो हम ज्यादा इसमें पैसे नहीं देने वाले हैं। अब से जो आर्म्स अम्युनिशन जाएगा यूक्रेन उसके पैसे देगा। यूक्रेन कहां से देगा? यूरोपियन यूनियन से देगा, वो उनकी बात है। यहां तक उन्होंने कह दिया है कि नेटो की जो मीटिंग होने वाली है उसमें हम नहीं आएंगे जब तक कि तुम लोग सारा खर्च नहीं उठाओगे। यानी अब जितना भी जिम्मेवारी थी वो हो गया, और रेयर अर्थ पर साइन तो हो ही गया जैसे आपने कहा। अब सब बल्ले वाले हैं, क्यों जबरदस्ती उसमें उंगल करना है? बहुत खुश है और वहां से हट रहे हैं। जी अब बात करते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों की, और जो सबसे बड़ा अपडेट है आज का वो यही कि लगता है अपने रक्षा मंत्री को बचाने के लिए ट्रंप ने वहां के एनएसए को बलि का बकरा बना दिया है। क्या सही है ये मामला? मामला बिल्कुल सही है। और वैसे वहां के जो भी है, हेगसेट तो है ही है, उनको तो वो रक्षा मंत्री बने रहे हैं। जो दूसरे इनके हैं, जो पहले एनएसए के मार्क रूबियो तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और माइक वॉल्स, इनको हटा के तथाकथित रूप से इनको यूएनओ के परमानेंट वो एम्बेसडर बना दिया गया। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ पोस्ट, इंपॉर्टेंट पोस्ट, प्रमोशन हो गया सर, ये प्रमोशन हो गया। ये तो प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन नहीं है, उनका छोटा सा डिपार्टमेंट हो गया।
नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का हेड होना यानी एडवाइजर होना एक बहुत बड़ी चीज है, पॉलिटिक्स में है। यहाँ पर लिमिटेड पॉलिटिक्स है, बहुत कम है, केवल जाके कुछ कुछ समय में कुछ खास बोल रहे हैं, ठीक है आप एक्सपर्ट है बोलने में, हमारी भारत की भी है उनका भी नाम आता है, जो महिला है उधर रूस के भी हैं वो भी उनका नाम आता है, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं है और इनको हटा दिए गए। लेकिन ट्रंप ने यह मेहरबानी की है कि उनको पूर्ण रूप से हटा देते, क्योंकि जो लीकेज जो हुआ था इनका टेलीग्राम या सिग्नल में जो ग्रुप बनाया था उसे छोड़ दिया है। हाँ, जहां तक मार्क रूबियो की बात है, इनको डबल दे दिया है, यानी एक तरफ तो फॉरेन मिनिस्ट्री ही है, दूसरी तरफ इनको एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। और इन पर बहुत भरोसा है, बहुत ही भरोसा है ट्रंप को, क्योंकि उन्होंने पनामा में शुरुआती दौर में गए और पनामा को फोर्स कर दिया स्ट्रेट अवे कि चीन अब आगे पनामा कैनाल का मैनेजमेंट में नहीं रहेगा, पैसा नहीं लगेगा। नंबर 2, इस पर भी फोर्स कर रहे हैं कि पनामा से जितनी अमेरिकी जहाज जाएंगे कोई उसका पैसा नहीं देगा। नंबर 3 जो ग्रीनलैंड का है। नंबर 4, हालांकि कहने के लिए रूस यूक्रेन का जो बातचीत चल रहा था वह तो रुक सा गया है, लेकिन पहले जब जेलेंस्की आया था अमेरिका गड़बड़ हो गया तो यही फिर वापस जाके फिर से रास्ते पर लाए थे कि जेलेंस्की तैयार हो, और नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच में समझौता हो गया रेयर अर्थ या रेयर एलिमेंट पे। तो इस मामले में बहुत ही सक्षम विदेश मंत्री है, बहुत कठोर विदेश मंत्री है। कहा गया भाई तुम भी इसको देखो, अंदर में जितना तुम्हें जरूरत होगा वो सब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि 5-6 महीना तो रहेंगे इसके पहले कि नए कोई एनएसए बने। जी, मेरा सवाल ये है सर कि मान लेते हैं कि एनएसए ने पत्रकार को सिग्नल ग्रुप में जोड़ दिया और वहां पर रक्षा मंत्री ने चैट डाल दी, पत्रकार तक वो चैट पहुंच गई, लेकिन रक्षा मंत्री ने तो बाद में अपने परिवार के साथ भी ऐसी जो यमन पे हमले की चैट थी उनको शेयर किया, तो एक्शन तो रक्षा मंत्री पे होना चाहिए था, एनएसए को ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया? कुछ न कुछ होगा, किसी न किसी को बलि का बकरा बनाना है। और जहां तक हेगसेथ की बात है यानी डिफेंस मिनिस्टर की बात है, तो उनका एक अलग से महत्व है, जो भी है जो उन्होंने समझा इतनी जल्दी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। और वैसे भी देखिए तो डिफेंस मिनिस्ट्री को डिस्टर्ब करने से बड़ा मुश्किल होता है, फटाफट बदलें तो जो भी चीफ ऑफ आर्मी नेवी और दूसरे स्टाफ के जो बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर हैं उनके साथ एक आपका रैपो बन रहा है, फिर आपने बदल दिया, फिर बदल दिया। वो बात अलग है कि भारत के रक्षा मंत्री रहे ना रहे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा कुछ पीएमओ से कंट्रोल होता है। लेकिन वहां पे अमेरिका में संभवतः उस तरह का नहीं है, वहां पे ज्यादा छूट इनको काम करने का, और यह ज्यादा करीबी है उससे, इसलिए इनको बचा कर रखा हुआ है। व्यक्तिगत मतलब है, और साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री को यह भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है, 250 साल हो चुके हैं अमेरिकी सेना को, और ट्रंप भी जो है 79 साल के पूरे होकर 80 साल में दाखिल हो चुके हैं, ये भी एक खबर है। लेकिन इसको हम छोड़ के अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है हमारे पास चाइना से जुड़ी हुई। दबे छुपे अंदाज में चाइना कह रहा है हाँ हम टैरिफ वार पर अमेरिका से बात कर रहे हैं। हाँ, चूंकि अमेरिका की तरफ से आना शुरू हो गया था, कई बार अंदरूनी तरफ से हो गया था, और चीन बार बार नकार रहा था, यानी अमेरिका की बेइज्जती कर रहा था। एकमात्र ऐसा देश रूस को अलग कर दे तो, जो कि टैरिफ वार पे सीधे के सीधे आंखें डायरेक्ट मिला रहा था, और अमेरिका की हालत खराब हो रही थी, बोइंग का लेना बंद हो चुका था, और इसलिए वो भारी गड़बड़ी में जा रहा था। रेयर अर्थ का जो भी चिप्स है, जो भी कुछ चीज बन रहा था, जो अमेरिका को जा रहा था चीन से, चीन ने अपनी तरफ से बंद कर दिया, हमने एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसी के तैसी तुम्हारे पैसे की हम नहीं लेंगे। और इसलिए जो एक चेन होता है ना, चेन ऑफ सप्लाई कहते हैं, वह ब्रेक हो रहा था। यानी अमेरिका के जितने भी चिप्स वहां पर ताइवान में बन रहे हो या कहीं और बन रहे हो, वह जाके अंततः इसराइल पहुंच रहे हो या यूक्रेन पहुंच रहे हो, सब में बाधा आना शुरू हो गया था, सब खत्म होना शुरू हो गया था। डॉलर पर बहुत जबरदस्त हमला हो रहा था। अभी जो ब्रिक्स का ब्राजील में जो चल रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए, जिसकी हमने चर्चा की थी, वहां पे खुलेआम रूप से चीन ने कहा कि ब्रिक्स की यह मतलब कर्तव्य बनता है कि पूरे दुनिया भर में एक इंडिपेंडेंट रूप से खड़ा होकर अमेरिकी हेजेमोनी को पूरा चैलेंज करें और यूएस डॉलर खत्म करें। इसलिए लगा ट्रंप को भाई अभी थोड़ा झुकना जरूरी है, और उन्होंने अंदर से बोला कि भाई मान जा थोड़ा सा, ठीक है वापस कर रहे हैं, तुम भी वापस करो। और इसलिए चीन ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है। इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ से अब थोड़ी थोड़ी बातें, मुलाकातें शुरू हो रही है। जी,
चलिए, हम जानते हैं कि रक्षा मंत्री जाने वाले थे रूस के विजय दिवस में, लेकिन अब खबरें चल रही हैं कि वो भी नहीं जाएंगे। हालांकि वक्त अभी दूर है, देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन अब रुख कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरों का। यहाँ जो सबसे बड़ा अपडेट है वो आ रहा है सीरिया से। जिस तरीके से सीरिया में ताबड़तोड़ हमले इसराइल कर रहा है और वो कह रहा है कि हम ड्रूज के समर्थन में कुछ भी कर सकते हैं, अपनी सेना भी उतार सकते हैं। सीरिया खामोश है, तुर्की बहादुर भी खामोश है। ये खामोशी क्या कहलाती है सर? इसकी मैंने चर्चा बार बार एक की है कि मिडिल ईस्ट या अरब कंट्रीज कहें, तथाकथित मुस्लिम कंट्रीज कहें, इनके मैक्सिमम 90% जो इनके हेड है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधान, प्रेसिडेंट या रिलीजियस हेड हैं, जो भी हैं, यह लोग अमेरिकी पिट्ठू है। और अंततः धीमे धीमे अपने 1 दर्जन के करीब देश ऐसे हैं जहां अमेरिकी सेना का परमानेंट मिलिट्री बेसिस है, जिसमें एयर बेसिस भी है, नेवल बेसिस भी है, और सब तरह की चीजें लगा रखी हैं। और इसलिए लोग इसराइल के सामने भी दुआ बजाते हैं, सलाम दुआ बजाते हैं। और इसलिए जो भी इनका कार्यक्रम होता है, इसराइल जो करता है, ऊपर से भले ही कहें, तुर्की बीच से बोलता रहता है कि हम यह मानने को तैयार नहीं कि गाजा पट्टी से फलस्तीन को हटाया जाए। तुम्हारे कहने जी। से कोई अंतर नहीं पड़ता, सबको मालूम है। और हम्म। इसलिए जो चीजें वहां घटित हो रही हैं, पहले से उनको बताया गया है कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है, जबकि बमबारी वहां का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके बिल्कुल बगल में इसराइल ने किया है। हम्म। यानी वहां के प्रेसिडेंट को शोर मचाना चाहिए था, जबकि ड्रूज के चीफ ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि इसराइल की सेना आके यहाँ पे करे। हमने बात हम्म। की थी 2 दिन पर, उनके जो रिलीजियस हेड उन्होंने कहा था, और ये बिल्कुल। सब खामोश है। यानी इसराइल को जब मन आए, जहां भी आए, पूरे सीरिया ही नहीं, पहले तो इसने ईरान में भी किया था, लेबनान में कर ही रहा है, और हम्म। यमन में भी जब मर्जी आता है कर देता है। वो ना करे तो अमेरिका कर रहा है। यानी ठीक है। इनकी मर्जी है, जहां जो मर्जी करते रहो, और बाकी दुनिया देख रही है खामोश होकर। जी। ईरान की आज चौथे दौर की बातचीत होनी थी सर। खबरें चल रही थी एक हफ्ते से कि रोम में चौथे दौर की बातचीत होगी। अचानक कल शाम खबर आई और ओमान ने पुष्टि की कि अगली मीटिंग नहीं हो रही है। टैनी ब्रूस जो वहां की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है, वो कह रही हैं ऐसी कोई मीटिंग होनी थी, उन्हें तो नहीं पता है। वो खैर वो झूठ बोल रही है, उन्हें नहीं पता है तो बहुत मूर्ख है, और उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मुख्य कारण यही लगता है कि ईरान ने 2 मुद्दों पर बिल्कुल बुरी तरह नकार दिया। ईरान बार बार कहता रहा है कि वह एटम बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, और इसके लिए यूरेनियम एनरिचमेंट यानी संवर्धन, यानी उसको शुद्धिकरण कहें तो शुद्ध करना, ताकि वह अपने एनर्जी सेक्टर में और इस तरह से सिविल यानी पीसफुल काम के लिए हिस्सा कर सके, भाग ले सके, उसको बना सके, यह करता रहेगा। अमेरिका चाहता तुम वो भी बंद करो, वह उसके लिए ईरान तैयार नहीं। दूसरे, मिसाइल का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसे कहता है अमेरिका बंद कर दो, ईरान कहता हम नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान को पता है यदि दोनों मुद्दे पे मान गए तो इनके अंदर घुस के बैठ जाएंगे, उसी तरह जिस तरह से लेबनान में घुस के बैठ गए हैं कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बताओ। इनका नेवल एक्सपेंशन जो हो रहा है, जो इनकी हम्म। ख्वाब है कि एक तरह से ग्लोबल ना बने, कम से कम मिडिल ईस्ट में तो पावरफुल बने, ताकि हम देखें लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको भी ये लोग रोक देंगे। और यहां भी देखेंगे इनके पैसे कहां कहां जा रहे हैं, किस तरह की चीजें बन रहे हैं। इनके ड्रोन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो बहुत जबरदस्त है, जो कि पूरी दुनिया में किसी को टक्कर देने के लिए पर्याप्त हो रहा है, रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है। सब चीजों पर अमेरिका की नजर इन्होंने ना कर दिया है। इसलिए अमेरिका ने कहा कि तब बात करने का फायदा क्या है, या हो सकता है ईरान ही हट गया हो। जी। आईसीजे में सुनवाई के 5 दिन बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। कब फैसला आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये खबर आई अमेरिका से। फिलिस्तीनी बच्चे की हत्या करने वाले अमेरिकी को 53 साल की सजा हुई है सर। चलिए, तो 1-2 चीज होता है, इस तरह घटनाएं घटती हैं। भारत जैसा बिल्कुल नहीं है कि खुलेआम होने के बाद, पॉस्को लगने के बाद भी बंदा जो है सो बाहर घूमता रहता है, जेल में नहीं जाता है। और जो उसका विरोध करते हैं, जो पहलवान लड़कियां, उसको उठा के बल्कि प्रताड़ित किया जाता है। वो स्थिति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो भी है ठीक है, यह गलत काम नहीं हुआ है, क्योंकि उसने जानबूझ के घृणा के उसमें चल के इस बच्ची की हत्या की थी। लेकिन इस तरह की घटनाएं अमेरिका में घट नहीं रही, बल्कि बढ़ रही हैं। जी। इजरायली विरोधी बताकर जॉर्डन के एक शख्स को अमेरिका में सजा सुनाई गई है 6 साल की। हाँ, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन ये घटनाएं घट रही हैं। आप देखेंगे पूरे यूनिवर्सिटी में, जो वेस्ट बैंक से हैं, जॉर्डन से हैं, गाजा से है, कहीं से भी यदि आते हैं और इसराइल के खिलाफ आवाज लगाते हैं, या इसराइल के खिलाफ ना भी लगाएं, तो वो कहीं ना कहीं से फलस्तीन के पक्ष में आवाज उठाते हैं कि उनकी सत्ता दो, उनके राज्य को मान्यता दो, उनके खिलाफ जो जिस तरह से बेशर्मी से, बेहयाई से जो जनसंहार किया, उसको बंद करो। तो इनको कहते हैं कि एंटी जियोनिस्ट है।
और इसको एंटी ज्यूनिस्ट नहीं, एंटी यहूदी है, और यह कह के उनको सजा सुनाई जा रही, देश से बाहर निकाल जा रहा है। और यह कार्रवाई जारी है अमेरिका में, पूरे अमेरिका में। यह ट्रंप सरकार ज्यादा बड़े स्केल पर कर रही है जो पहले की जो सरकार कर रही थी, यानी बाइडेन सरकार कर रही थी। एक खबर छपी है लेबनान से सर। अभी तक वो लोग हिजबुल्लाह को ही हड़काते थे, लेकिन अब वो हमास को भी कह रहे हैं कि खबरदार, हमारी धरती से अगर इजराइल पे हमला किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, इजराइल के खिलाफ कुछ करो ना, एक्शन लो। हिजबुल्लाह हमास तक ही टिके रहोगे क्या? मुझे 2 बार पढ़ना पड़ा इस खबर को, क्योंकि पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र का तुम इस्तेमाल कर रहे हो आर्म्स एम्युनिशन बनाने में, या हमारे लोगों को बहकाने में, या यहाँ पे ट्रेनिंग देने में, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता नहीं ऐसी कौन सी घटनाएं घटी हैं। पहले तो हिजबुल्लाह जहां तक बात है, वो अभी भी भले ही लड़ाई में शामिल ना हो, पूरी तरह से हमास यानी पैलेस्टीन लैंड के पक्ष में है। लेकिन यह धीमे धीमे जो इनका नया प्रेसिडेंट बने हैं, जोसेफ ऑन जो है जी, धीमे धीमे इनका असली चेहरा सामने आ रहा है कि इनको क्यों प्रेसिडेंट बनाया गया है। या दिखावे के लिए बोल रहे हैं, कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है असली चेहरा उसी तरह का आ रहा है जिस तरह एसटीएस के हेड अभी सीरिया के जो राष्ट्रपति बने गए हैं, इनको लाया गया इसी के लिए कि तुम हमारे पक्ष में आओ, हमारे चमचे बनो। वैसे ही जैसे बाकी लोग हैं, जॉर्डन के हेड हो, आपके इजिप्ट के हेड हो, यहां तक कि तुर्की के भी हेड कौन सा बड़ा कमाल कर रहे हैं, वही चीज है। और ये सब लोग उसके, कतर, यूएई, सब लोग यही लोग और कुछ नहीं है जी। बल्कि कहना ज्यादा बेहतर होगा कि कौन बड़ा चम्मच देवता है, ये बनने की भी शायद इनके भीतर एक होड़ लगी पड़ी है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।